हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग इन्वॉल्व होंगे तो हमारे इन्वॉल्वमेंट से यदि रूट, स्टेम और यदि हम जो भी उसका वेजिटेटिव पोर्शन है, लीव्स, उनको हम लोग हमारे तरीके से कहीं और पे प्लांट करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन की। आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे कि जो कर्तन है, कटिंग है, ठीक है। तो कटिंग को हम, अब कटिंग में हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग, मतलब जितने भी वेजिटेटिव पोर्शन है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कट करके कहीं और पे ले जाके प्लांट कर दिया, कहीं और पे जाके लगा दिया। तो वो चीज क्या रहेगी, यहाँ पे कटिंग में आएगी, जिसमें हम लोग सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे। और वही अपस्थानी कलिका वाला याद रखना है कि अपस्थानी कलिका हम लोगों ने कहाँ पे प्लांट कर दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कटिंग में स्टेम कटिंग की। अब स्टेम कटिंग है, मतलब उसमें हम पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं, स्टेम वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं। स्टेम पोर्शन यूज कर रहे हैं तो इसके एग्जांपल रहेंगे शुगर केन, ग्रेप्स और रोज। हिंदी में नाम सबको ध्यान में होंगे, गन्ना, अंगूर और गुलाब, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रूट कटिंग की। रूट कटिंग का मतलब रूट को उठा के हम लोगों ने कहीं पे और जगह लगाया है। तो रूट कटिंग में होंगे लेमन और टेरामिन। लेमन का मतलब नींबू और टेरामिन का मतलब होता है इमली। तो ये दोनों प्लांट्स है, ये किस में आएंगे, रूट कटिंग में। आपको मोटा मोटी क्या याद करना है, ये फ्लो चार्ट पूरा याद रखना है और फ्लो चार्ट के साथ में आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है। ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी। उसके बाद में हम बात करें लीफ कटिंग की। तो लीफ कटिंग कट करके हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा की लीफ है, उसको भी हम लोग कट करके, क्योंकि एलोवेरा में जो कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सांसेविरिया लिख रखा है मैंने, सांसेविरिया है वो एक टाइप का ऐसा प्लांट है, काफी के आपके घरों में मिल जाएगा लगा हुआ, जिसको सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। जैसे केली का जो प्लांट होता है ना, जिसमें लीफ, लंबी लंबी लीफ निकली हुई होती है डायरेक्ट ना, जो भूमि वाले हिस्से से, तो उसी टाइप से क्या होती है, लीफ वाले हिस्से है ना, इस टाइप से एलोवेरा लीफ निकलेगी। तो एलोवेरा की क्या होगी, मांसल होगी, मोटी होगी, लेकिन उसकी लीफ क्या होती है, पतली पतली होती है और डार्क ग्रीन कलर होता है, साइड में येलोइश कलर की बाउंड्री दी हुई होती है। बहुत सुंदर सा प्लांट होता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, थोड़े दिन पहले हमारे घर पे लगा हुआ था, तो मैं आपको दिखाती, ठीक है। और मोस्टली आपके घर पे मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सांसेविरिया उसको बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन में कि स्टेम कटिंग है, किसी भी चीज की रूट कटिंग हम लोग ले रहे हैं, तो स्टेम और रूट को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले उस जो प्लांट है, क्योंकि हर एक जीव है, प्लांट भी एक जीव है, हर एक की क्या है, एक लाइफ स्पैन है। तो लाइफ, उसका जीवन काल देखते हुए उसकी जो भी है, हम प्रवर्ध और स्टेम और रूट है वो यूज करेंगे। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि उसकी आयु पहले चेक कर लें कि भाई ये और जीने वाला तो है ना, ताकि हम लोग नया प्लांट इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि रेनी सीजन, जो वर्षा ऋतु होती है, वो अभी सबसे ज्यादा इसमें ना हेल्पफुल रहेगी कि आप रेनी सीजन में किसी भी चीज को जल्दी दूसरी जगह आप लगाना चाहते हैं, तो वो इजीली क्या कर जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। उसके बाद हम बात करें हार्मोन्स की। हार्मोन्स का आपके 13 चैप्टर रहेगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट हार्मोन्स पढ़ाऊंगी। आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीन किसी भी पर्व और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑक्सीन में यहाँ पे क्या क्या आते हैं, IAA और NAA। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि आपको बर्डन नहीं लेना फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इजी है। तो इन सब के फुल फॉर्म और इन सब का जो वर्क रहेगा वो मैं आपको 13 चैप्टर में वापस करवा दूंगी। अभी आपको सिर्फ हार्मोन्स ध्यान में रखना है। आप सीधा यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना कि स्टेम कटिंग में हार्मोन कौन से काम आते हैं, IAB डायरेक्ट लिखोगे तो भी आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारे कटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लेयरिंग की। लेयरिंग का मतलब होता है स्तर, ठीक है, स्तर लगाना या दाब लगाना। अब यहाँ पे जो दाब लगाना मेथड है, तो दाब लगाना मेथड को दो भागों में डिवाइड कर दिया। हर चीज को डायग्राम और एग्जांपल से आप लोग याद कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, आज भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेयरिंग है, लेयरिंग में माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग की बात करें। अब जब माउंट लेयरिंग रहेगा, माउंट लेयरिंग मतलब माउंटेन बनाना है, मीन्स उस पर एक टीला बनाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टीला दाब,
हिंदी में बोलते हैं टीला दाब, इंग्लिश में बोलते हैं माउंट लेयरिंग। फिर एयर लेयरिंग को बोलते हैं वायु दाब। तो जो एयर में ना हम लोग गुट्टी बांधेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है गुट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुट्टी का आप ध्यान में रखिएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जो माउंट लेयरिंग है उसके एग्जांपल्स की। तो जैस्मीन, चमेली, मोगरा, स्ट्रॉबेरी, ये सब इसके एग्जांपल्स रहेंगे। और इस साइड एग्जांपल्स रहेंगे लीची, गुआवा और ऑरेंज। तो इस टाइप से आपको एग्जांपल्स को ध्यान में रखनी है। अब इस चीज को समझने के लिए तो आप देखिएगा कि ये जैसे जैस्मीन का पौधा लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जैस्मीन का पौधा, और ये आपको एक जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है क्या है, मिट्टी की लेयर है। क्या है, मिट्टी की लेयर। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसकी शाखाएं, क्योंकि ये शाखाएं क्या होती है, नीचे, डायरेक्ट नीचे से ना जमीन के टच में ही होती है। तो इस शाखा को मैं यहाँ पे, ये क्योंकि हार्ड तना तो बन नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ से मोड़ूंगी और मोड़ के मैं यहाँ से मिट्टी में लगा दूंगी। और यहाँ पे मिट्टी पे मैं क्या बना दूंगी, यहाँ पे एक टीला जैसा, ठीक है। उसका नीचे वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है। अब मैंने कल आपको बताया था कि स्टेम होती है, स्टेम में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो जैसे आप लोगों ने, यदि किसी को क्लियर नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि गन्ना तो आप सब लोगों ने देखा है। अब गन्ना में बीच बीच में जो रिंग्स बनी हुई होती है, अब ये जो बीच बीच की रिंग्स होती है वो होती है इंटरनोड्स, पर्व संधि। और उसके बीच का जो भाग होता है वो नोड होता है, जो हमारे पर्व कहलाते हैं। तो इस टाइप से जो पर्व और पर्व संधियां निकलती है, तो आप ध्यान में रखिएगा कोई भी शाखा, कोई भी पत्ती या कोई भी फ्लावर, कली का जो भी उगती है वो कहाँ उगती है, इसी पर्व संधि पे, ठीक है। तो मैंने ये शाखा को मोड़ के यहाँ से लगा रखा है। अब इसको मोड़ने के बाद में क्या होगा, जो यहाँ पे पाई जाने वाली पर्व संधि है उस पर्व पे क्या निकलने शुरू हो जाएगी, अपस्थानिक रूट, अपस्थानिक रूट। और ये शूट, यहाँ वाला शूट वाला पोर्शन यहाँ पे है। तो फिर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगी, अलग कर दूंगी। जब ये यहाँ से मैच्योर हो जाएगा, ये रूट्स वगैरह डेवलप हो जाएगी उसके बाद, तो यहाँ पे काम किसने किया, मैंने किया। तो ये क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको ध्यान में रखना है ये एग्जाम्पल किस टाइप से टीला बनना है, मतलब जो मिट्टी के पास में ही हम लोग शाखा को मोड़ के लगा सकते हैं। तो वो क्या है, यहाँ माउंट लेयरिंग में। फिर आती है एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग में बात करूं कि इसको गुट्टी बोलते हैं। अब एयर लेयरिंग में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा सा प्लांट है, ठीक है, बड़ा सा प्लांट है। तो इस बड़े से प्लांट की मैं शाखा मोड़ के यदि नीचे लाने की कोशिश करूं तो वो वहीं क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब ये यहाँ से टूटे नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि ऊपर की साइड की शाखा है, उससे ऊपर वाली शाखा, उसके ऊपर मैंने एक मटकी बांधी। उस मटकी से पानी है वो बूंद बूंद करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो था, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में मैंने जो हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि शाखा बन जाती है, शाखा पे क्या बनने लग जाता है, कुछ हार्ड पोर्शन, जो ब्राउनिश पोर्शन है, उसको मैंने छील दिया, ठीक है। अब उसको छीलने के बाद में यहाँ पे जो बीच वाला ग्रीनिश वाला पोर्शन होता है, उसके ऊपर मैंने जितने भी खनिज तत्व, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा जो भी उसको मिट्टी चाहिए, मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है, खनिज तत्व वगैरह पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। तो उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन है वो जल के मिट्टी के नीचे आराम से मिल जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है कि हवा में तो मिलने से रहा, हवा में खनिज वगैरह है वो उसको मिलने से रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी मिट्टी, कॉटन या जो गीली मॉस पाई जाती है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अच्छे से बांध दूंगी, ठीक है, गीले कपड़े से या जैसे भी आप मिट्टी से बांधना चाहे, कॉटन से बांधना चाहे, तो यहाँ पे आप बांध दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं, गुट्टी लगाना, ठीक है, गुट्टी इसी को बोला जाता है। अब यहाँ से पानी की सप्लाई है वो कहाँ से हो रही है, उस मटकी से हो रही है। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये एयर लेयरिंग में आएगा, और इसमें ऑर्किड्स वगैरह के प्लांट्स वगैरह। तो ये होता है 4 से 8 वीक, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुट्टी कंप्लीट होने में, मतलब गुट्टी से नया प्लांट बनाने में कितना टाइम लगता है, तो 4 से 8 सप्ताह लगते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग के बारे में आप लोगों ने सुना सबने कि कलम लगाना या रोपण विधि जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग विधि है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि ग्राफ्टिंग विधि हमेशा द्विबीजपत्री पादपों में, जो द्विबीजपत्री प्लांट्स रहेंगे वो क्या होंगे, हमेशा वैस्कुलर कैम्बियम लिए हुए। जो कैम्बियम एधा, यदि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हो तो अच्छे से, तो सेवेनिया एधा जिसको वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, तो उन्हीं प्लांट्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो पाया जाएगा, जो सेवेनी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, और किसी को जाइलम और फ्लोएम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जाइलम वाई से शुरू होता है तो हम जल का सेवन करेंगे, और फ्लोएम पीएच से शुरू होता है, फ्लोएम फूड, तो फूड का पूरे प्लांट में सेवन है वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम से, और जल का सेवन किया जाता है यहाँ जाइलम से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो दोनों चीजें पाई जाएगी और ये कैम्बियम का एधा का फॉर्मेशन करेगी, तो उन्हीं प्लांट्स में क्या है, ग्राफ्टिंग मेथड है वो हम लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा
कि जो हम लोग नीचे का प्लांट, मान लो आप एक हल्का सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई दो प्लांट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है। अब इसका तो क्या है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खराब होने लग गया, ठीक है, ऊपर वाला मतलब जो पत्तियों वाला हिस्सा है ये, इसमें क्या कुछ ना कुछ खराबी हो गई। अब ये वाला है तो इसका जो स्टेम है उसमें दीमक वगैरह लगी, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा सही है, नीचे से 7 लूप तक है वो भी उसको क्या करा रहे हैं, पानी वानी खनिज वगैरह सब पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो साइड वाला पोर्शन था इस प्लांट के तो वो क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। तो मैं क्या करूंगी कि इस ऊपर वाला हिस्सा है वो काम में लूंगी और इसका मैं नीचे वाला हिस्सा, तो ये उसका स्टेम बनाने का काम करेगा और ये ऊपर वाला हिस्सा बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि जो आधार भाग पे जो जड़ से लगा हुआ हिस्सा है उसको हम स्टॉक या स्कंद कहते हैं, स्टॉक या स्कंद कहते हैं। और जो ऊपर से हम लोग कोई भी प्लांट है जो उस पर लगा रहे हैं जिसका नीचे वाला हिस्सा खराब हो गया था, तो यहाँ पे लगाने के लिए इसको क्या बोलते हैं, सियोन या हम लोग कलम बोलेंगे, ठीक है। तो ऊपर से बांधा जाने वाला हिस्सा होगा वो कलम होगा और निचला जो आधारी भाग होगा वो स्कंद होगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि इनमें ना हम लोग ये चाहे कि भाई ये सीधा हम लोगों ने कट लगाया ऊपर उसको सीधा रख दिया, ऐसा नहीं होता। वेस्कुलर कैम्बियम जो 7 है उन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हम सीधा कट कभी नहीं लगाएंगे, या तो तिरछा कट लगाएंगे या वी शेप या टी शेप, इस टाइप के बहुत सारे कट होते हैं। उन्हीं कट के बेस पे यहाँ पे इनको इनके टाइप्स बना देते हैं ग्राफ्टिंग के। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये इस टाइप का कट दिखाई दे रहा होगा उल्टा अन जैसा, तो ये जो अन जैसा कट है, ये अन जैसा कट है उसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग उस पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करके हम लोग क्या कर देंगे, वही मिट्टी रुई कॉटन कुछ भी आप लोग बांध सकते हैं और उसको डोरी से कस के बांध दिया। तो थोड़ी दिन में क्या होगा कि उसके सैमन पुल और उसकी सैमन पुल दोनों की मैच हो जाएगी और मैच होने से क्या होगा, ऊपर वाला प्लांट है वो नीचे वाले प्लांट पे इजीली ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। और ये कभी भी जरूरी नहीं है कि नीचे का बेस यदि मोटा है और ऊपर हम लोग इतना ही प्लांट लगा रहे हैं तो लग जाएगा आराम से, क्योंकि हमें क्या करनी है, वेस्कुलर कैम्बियम मैच करनी है, साइड वाला पोर्शन हमें नहीं देखना। तो ऐसे नहीं है कि भाई जितना मोटाई उसकी हो उतनी मोटाई उसकी होनी जरूरी है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, वेस्कुलर कैम्बियम 7 ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना। जो ग्राफ्टिंग मेथड है, ग्राफ्टिंग मेथड को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग, विज ग्राफ्टिंग और ग्राउंड ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। अब जो टंग ग्राफ्टिंग है उसमें आप लोग इनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए बुक में, आपको पूछेंगे भी नहीं कोई। टंग ग्राफ्टिंग में आपको ध्यान में रखना है कि उल्टा वी मतलब तिरछा वी जो जीवा जैसा लगे, ठीक है, इस टाइप का कट लगेगा। विज में ग्राफ्टिंग में यहाँ पे जो वी सीधा वी, तो सीधा वी आप मानोगे सीधा वी कैसा होगा, यहाँ से नुकीला होगा, कील जैसा होगा, और विज का मतलब क्या होता है, कील, तो इस टाइप से वो क्या हो जाएगा, सीधा उसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्राउन। क्राउन की मतलब क्या होता है, ताज, जिस ताज में बहुत सारे निकले हुए होते हैं ना कि अलग अलग हिस्से निकले हुए हैं, उसी टाइप से। तो आप क्या करोगे कि एक तना लोगे, उस एक तना पे आप लोगों ने कई कलम बांधी, ठीक है, कई कलम बांधी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बड ग्राफ्टिंग। तो बड ग्राफ्टिंग में जो साइड वाले पोर्शन से कलिका बांधी जाती है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो आप लोग इसमें देख लीजिए कि जो हाइब्रिडेशन होता है गुलाब के पौधे में, कि एक ही गुलाब में अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो लग रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग डालियां हैं वो इस टाइप से हम लोग उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे चारों ग्राफ्टिंग के टाइप्स रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ना सियोन और स्टॉक के एग्जाम्पल ले रखे हैं कि स्टॉक है वो देसी मैंगो है, ठीक है, और जो सियोन है वो क्या है, दशहरी मैंगो। अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्राफ्टिंग मैंगो, ठीक है, जो कलमी आम कहलाएगा। और इस टाइप से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम ग्राफ्टिंग में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की। माइक्रो प्रोपेगेशन होता है जो कृत्रिम संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। अब सूक्ष्म प्रवर्धन है, आप लोग कहोगे मैम इस बुक में तो नहीं दे रखा है, इस बुक में तो 3 ही दे रखे हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन आपके फोर्थ टॉपिक है उसमें दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस बार समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लेती हूँ कि मैं कोई भी टिश्यू लेती हूँ, कोई भी सेल लिया, कोई भी ऑर्गन लिया, मतलब आप किसी भी उस प्लांट बॉडी का कोई भी कोशिका, कोई भी उत्तक या कोई भी अंग ले लीजिए, उसको लेके आपको क्या करना है कि एक संवर्धन माध्यम में, ठीक है, आप एक लैब सब लोगों ने देखी होगी, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब भी देखी होगी, इस टाइप से क्या पाई जाती है, टेस्ट ट्यूब पाई जाती है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि जो मेथड हम लोग यहाँ पे बांधने का काम कर रहे थे, यहाँ पे बांधने का काम कर रहे थे, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दिख रही होगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या भर दिया, संवर्धन माध्यम।
कल्चर मीडियम जिसको कहा हुआ है, तो मैं संवर्धन माध्यम भर दूंगी, जिसमें क्या होगा, जल, खनिज, उसको जो भी प्लांट को न्यूट्रिशन के फॉर्म में चाहिए वो मैंने यहाँ पे संवर्धन माध्यम में ऑलरेडी भर दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, मेरे को यहाँ से कोई भी टिश्यू लेना है, कोई भी उत्तक लेना है, कोई भी सेल और कोई भी अंग मैंने यहाँ से उठा के लिया। अब उसको लेते हुए हमें ध्यान में है कि बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह वो चारों तरफ पाए जाते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने को यहाँ पे स्टेरिलाइज या निर्जमीकृत, जो बैक्टीरिया वगैरह को हटाने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं निर्जमीकृत। ठीक है, उसमें जर्म्स क्या कर दिए, हमने हटा दिए। फिर जर्म्स को हटा के मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में इसको लगा दूंगी, यहाँ डाला हुआ दिख रहा है आपको, इसमें डाल दिया। अब जो मैंने यूज किया है पोर्शन उसको हम बोलेंगे कैलस। यहाँ पे जो यूज कर रहे थे वो प्रोपेग्यूल्स था, जिसको प्रवर्त कह रहे थे, यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा कैलस। तो कैलस को मैंने यहाँ पे प्लांट किया, ये क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा, तो न्यूट्रिशन तो है इसके पास में, ग्रोथ करते हुए एक नया प्लांटलेट्स बना लेगा, मतलब नया पादप है वो फॉर्मेट करेगा। अब यहाँ पे जो प्लांट्स बना लिए, ऊपर वाली साइड में मैंने कॉटन प्लग लिखा है, मतलब कॉटन से मैंने क्या कर दिया, इसको बंद, क्योंकि वो है कि बाहर से जर्म्स वगैरह उसके अंदर नहीं जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इसको इन विट्रो संवर्धन या पात्रे संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ टॉपिक में हम लोग इसके बारे में एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे, डेफिनेशंस वगैरह। और कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि मैम इंग्लिश में कम्प्लीटली, कुछ मैम कुछ बोल रहे हैं मैम पूरा कम्प्लीटली हिंदी में। तो बच्चों आप लोगों को मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और उसी के साथ में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ टेलीग्राम पे। किसी भी बच्चे को ऐसी शिकायत रहे कि भाई हमारे बुक्स में ये चीज़ नहीं मिल रही, इसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही, तो आप लोग मेरे से शिकायत कर सकते हैं कि भाई मैम आपने नोट्स में ये प्रोवाइड नहीं करवाया। कई बार होता है कि मेरा नोट्स डालने में लेट हो जाती है, तो बच्चे मेरे को याद दिलाते हैं कि मैम इस टॉपिक के नोट्स, इस टॉपिक के क्वेश्चंस, तो मैं डाल देती हूँ, थोड़ी सी आलसी हूँ मैं भी। तो आप लोग है कि वो नोट्स वगैरह खुद से मेंटेन करना सीखिए, और मैं बोर्ड पे सफिशिएंट इतना लिखती हूँ कि आपके क्वेश्चंस है वो इजीली बन जाए, इसमें से इजीली क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्या मेंटेलिटी लेके बैठे हो कि भाई इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश में ही चाहिए, हिंदी वालों को सिर्फ हिंदी में ही चाहिए। भाई ना तो इंग्लिश वाले कहीं फॉरेन से आए और ना हिंदी वाले हैं, तो उनको भाई मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश के बिना आपकी बात नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। तो बाद में दुख पाने से बढ़िया है ना कि अभी आप लॉकडाउन में एकदम फ्री हो, तो आधे घंटे का लेक्चर है उसको आप 1 घंटे में देख लो, 1 घंटा उसको लर्न करने में लगा लो, तो आपके पास अभी टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स वगैरह मेंटेन कर लीजिए, गुस्सा नहीं कर रही, आपको बस प्यार से समझा रही हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।